जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज का यह वेबिनार अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा कोविड-19 की इस पैंडेमिक कंडीशन में ग्राहकों के अधिकारों के संरक्षण देने हेतु आयोजित किया गया है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का यह आयोजन यकीनन सराहनीय है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की स्थापना 1974 में पूना में हुई। इस संगठन का मूल उद्देश्य ग्राहकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता, सही माप, विक्रय उपरांत सेवा एवं अच्छा व्यवहार दिलवाना है। इस संगठन की सबसे बड़ी उपलब्धि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना रहा है। वर्तमान में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री दिनकर जी सबनीस जी को साधुवाद। उन्हीं के संरक्षण में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। श्री दिनकर जी का यह मानना है कि उपभोक्ता के साथ हो रहे शोषण को रोकने के लिए सामाजिक संगठन अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत अस्तित्व में आया है। ग्राहकों को अपने अधिकारों के प्रति सजग करना और उनके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना दिनकर जी भाई साहब का मानना है कि यह हम सभी का नैतिक दायित्व है। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगी इस वेबिनार की आयोजन समिति में एडवोकेट कुशल जी गोयल, मिस्टर विवेक पटवा जी और मिस्टर सुनील धनगर जी और उनकी टीम को, जिनके अथक प्रयासों से यह कार्यक्रम हो पाया। और साथ ही मैं अपने आप को बड़ा ही खुशनसीब महसूस करती हूँ कि उन्होंने इस सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया है। मैं डॉक्टर रूपाली सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हरि सिंह गौर, यूनिवर्सिटी सागर, आप सबके समक्ष ग्राहकों का प्रभावी शस्त्र कंज्यूमर ऐप के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रही हूँ। कंज्यूमर ऐप के बारे में बताने से पूर्व मैं जो मन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है उस पर कुछ डिस्कशन करना चाहूंगी कि हु इज कंज्यूमर। तो कंज्यूमर कौन कहलाता है? तो कंज्यूमर वो पर्सन कहलाता है जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस को पर्सनल, सोशल, फैमिली या हाउस होल्ड के उपयोग हेतु खरीदता है। अर्थात यदि किसी प्रोडक्ट को कोई व्यक्ति अपनी रीसेल हेतु खरीदता है या बतौर उसको सैंपल कोई वस्तु मिलती है या उसको गिफ्ट के तौर पे मिले, तो ऐसी कंडीशन में वह व्यक्ति कंज्यूमर की श्रेणी में नहीं आता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 सबसे पहले आया था और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की यह सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि वो इस एक्ट को लेकर आई थी। वर्तमान में न्यू कंज्यूमर एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट 6 अगस्त 2019 को संसद में पारित हुआ, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिप्लेस करता है। As per Consumer Protection Act, there are 8 basic rights of consumer: right to basic needs, right to safety, right to information, right to choose, right to representation, right to redress, right to consumer education, and right to healthy environment. Consumer App. प्रेजेंट गवर्नमेंट ने कंज्यूमर ऐप 1 अक्टूबर 2019 को लॉन्च किया। इस ऐप के द्वारा कंप्लेंट रजिस्टर करने पर ग्राहक को कम से कम 15 दिन और अधिकतम 60 दिन में उसकी शिकायत का निवारण किया जाएगा। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर श्री रामविलास पासवान जी ने इस ऐप की लॉन्चिंग के वक्त यह भी बताया कि कंज्यूमर ऐप कंज्यूमर के लिए एक एडिशनल प्लेटफॉर्म है अपनी शिकायत को दर्ज करने के लिए। अर्थात जो कंज्यूमर के लिए पहले से जो प्लेटफॉर्म मौजूद थे, जैसे कि कंज्यूमर हेल्पलाइन और कंज्यूमर कोर्ट, आज भी अपने अस्तित्व में रहेगी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में कुछ भी बताने से पूर्व मैं एक व्यक्तिगत बात आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी कि जब मैं इस ऐप के बारे में स्टडी कर रही थी तो मेरे जहन में जो चीज दिमाग में आई थी वो था रामायण के किष्किंधा कांड का वो 29वां दोहा, जिसमें माँ सीता की खोज के लिए महासागर को पार करना था। और ऐसी परिस्थिति में हनुमान जी को जामवंत जी द्वारा ये ज्ञान कराया गया कि आप ही में वो शक्ति है कि आप इस महासागर को पार कर सकते हैं और लंका की ओर जा सकते हैं। तो जब कंज्यूमर ऐप के बारे में मैंने पढ़ा तो मुझे भी कुछ ऐसा ही फील हुआ कि ये ऐप
जो कंज्यूमर है उनको उनकी शक्ति का आभास करा रहा है, उनको जगा रहा है कि आपके अंदर ये शक्ति है, आपके क्या क्या अधिकार है। तो मुझे लगता है कि ये ऐप इसी थीम को लेके चला था। कंज्यूमर ऐप कैसे काम करता है, इसके लिए मैंने एक छोटा सा ट्यूटोरियल बनाया है जिसके थ्रू हम समझेंगे कि आप कंज्यूमर ऐप को कैसे वर्क कर सकते हैं। आप अपने प्ले स्टोर पे जाएंगे, कंज्यूमर ऐप को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप कंज्यूमर ऐप के मोनो को, लोगों को ध्यान दे दीजिए और आप इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद ओपन, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये फ्रंट पेज आपके बीच आएगा, देन अलाउ। साइन अप करना पड़ेगा। यदि आप न्यू रजिस्टर्ड है तो आप साइन अप करते वक्त फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ये पूरी एंट्री फिलअप करेंगे। चूंकि मैं ऑलरेडी इस ऐप में रजिस्टर्ड हूँ तो मैं साइन इन करूंगी और साइन इन करते वक्त मेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू मैं इसमें साइन इन होंगी। ये फ्रंट पेज ऑफ कंज्यूमर ऐप है और इस ऐप पे आप देखेंगे ये सारे फंक्शंस है, जिसमें जो मेजर चीज है वो ये कि ये ऐप 2 लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश। यदि आप इसमें हिंदी भाषा चूज करते हैं तो पूरा कंज्यूमर ऐप में सारी जानकारी हिंदी में हो जाती है, और आप इंग्लिश चूज करते हैं तो आपकी पूरी जानकारी इंग्लिश में है। आप कभी भी इसको अपडेट कर सकते हैं। मेजर पार्ट इसमें है नॉलेज बेस। तो इस कंज्यूमर ऐप के थ्रू आप 42 सेक्टर्स में आप अपनी कंप्लेंट को दर्ज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक कंज्यूमर के लिए ये 42 सेक्टर्स जो है वो उसकी लाइफ में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इन पूरे सेक्टर्स को यहाँ पे कवर किया है। इनके संबंध में यदि आपकी कोई शिकायत है तो आप उसके संबंध में यहाँ पर आ सकते हैं और अपनी कंप्लेंट यहाँ रजिस्टर्ड करा सकते हैं। जैसे इसमें आधार है, बैंकिंग का है, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, शेयर ब्रोकेज है, वाटर सेक्टर है, टेलीकॉम, भीम, भारत क्यूआर, रुपे, आरटीजीएस, एनईएफटी। आजकल आप देखते हैं ऑनलाइन बैंकिंग होता है, डेबिट कार्ड, डिजिटल वॉलेट, भीम, भीम कैशबैक। इस तरीके से यहाँ पर 42 सेक्टर्स पर इसका पूरा फोकस है। इनके संबंध में क्वेश्चंस भी यहाँ मेंशन है। मैं एक डेमो के थ्रू आपको कंप्लेंट रजिस्टर्ड करना भी बताऊंगी कि इसमें आप कंप्लेंट और क्यूरीज दोनों डाल सकते हैं। आप एक कंप्लेंट में एक रजिस्टर्ड कर रही हूँ जिसमें स्टेट है मध्य प्रदेश और सिटी भोपाल। मैंने यहाँ डेमो के तौर पर लिया है कि मेरा मोबाइल हैंडसेट खराब हो चुका है, वारंटी पीरियड में, लेकिन फिर भी वो रिपेयर नहीं हो रहा है, तो मैं कैसे कंप्लेंट दर्ज करूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, चूंकि मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, कैटेगरी मोबाइल हैंडसेट, टैबलेट, लैंडलाइन, फोन इंस्ट्रूमेंट, ये ऑलरेडी फीड है। कंपनी, किस कंपनी का मोबाइल है, चूंकि ये डेमो है तो उसके हिसाब से है। टाइप ऑफ मॉडल आपको मेंशन करना है। डेट ऑफ परचेज, कैलेंडर ऑलरेडी गिवन है इसमें। अंडर वारंटी, यस। अमाउंट पेड, चूंकि डेमो है IMEI अपने हिसाब से। फिर सर्विस टैग नंबर, नेम एंड एड्रेस ऑफ सर्विस सेंटर, जॉब शीट, ग्रीवेंस रेफरेंस नंबर, नेचर ऑफ ग्रीवेंस। अब आपका क्या नेचर है। तो प्रॉब्लम मुझे ये थी कि वारंटी पीरियड में है फिर भी उसको रिपेयर नहीं किया जा रहा है, तो नॉट रिपेयर्ड, अंडर वारंटी, प्रोडक्ट वैल्यू, इस पर आप फोकस करिए कि 100 रुपए से कम से लेकर ग्रेटर देन 1 करोड़ तक की कंप्लेंट आप इसके अंदर रजिस्टर्ड करा सकते हैं। डीलर नेम, एड्रेस, आपको ग्रीवेंस डीलर, यस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें कि अपलोड डॉक्यूमेंट जो है आपको, उसका बिल, उसका वारंटी कार्ड,
ये सब चीज़ें यहाँ पर अपलोड करानी पड़ेगी और आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करा सकते हैं। साथ ही इसमें एक और है कि आप कंप्लेंट के अलावा कुछ सजेशंस यदि देना चाहते हैं तो गवर्नमेंट उन सजेशन को भी यहाँ पर एंटरटेन करती है। तो सजेशंस भी वही 42 सेक्टर्स पर फोकस है, उन सेक्टर्स पर आप अपने सजेशंस दे सकते हैं। तो जैसा कि मैंने उस ट्यूटोरियल के थ्रू आपको बताया था कि कंज्यूमर ऐप जो है वो 42 सेक्टर्स पे फोकस है। ये 42 सेक्टर्स यहाँ पर मेंशन है। मैंने इनमें से कुछ सेक्टर्स को लेकर आप लोगों के बीच में डिस्कशन करूंगी, जिसमें से सबसे पहला सेक्टर मैंने लिया है बैंकिंग का। तो बैंकिंग सेक्टर में आप एज अ कस्टमर यदि आपके साथ डिले या डिनाइलर ऑफ सर्विसेज होती है, तो जैसे आप सभी जानते हैं कि बैंक की कई सर्विसेज होती है। तो जैसे बैंक की सर्विसेज है, चेक पेमेंट है, होम बैंकिंग है, ऑनलाइन बैंकिंग है, नेट बैंकिंग है, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज है, एटीएम सर्विसेज है। यदि इन तरीके की किसी भी सर्विसेज को आपने अप्लाई करा और डिले हो रहा है या डिनाइलर ऑफ सर्विसेज है, तो ऐसी कंडीशन में आप उस बैंक के अगेंस्ट में अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। रॉन्ग एंड एक्सेस सर्विस चार्जेस, यस, बैंकिंग के जो सर्विस चार्जेस होते हैं वो ऑटोमेटिक बैंक अकाउंट से डेबिटेड हो जाते हैं और कस्टमर को इसके बारे में जानकारी तभी मालूम पड़ती है जब वो अपने बैंक का स्टेटमेंट चेक करते हैं। ऐसी कंडीशन में यदि वह स्टेटमेंट निकालने पर उनको मालूम पड़ता है कि जो बैंक की सर्विस चार्जेस है, सर्विस चार्जेस दैट मीन्स एटीएम की सर्विस चार्जेस होती है, चेक की सर्विस चार्जेस होती हैं और लॉकर की सर्विस चार्जेस होती है, यदि वो रॉन्ग सर्विस चार्जेस उनके उसमें से डिडक्ट हो गया है या एक्सेस हुआ है, तो वो बैंक के अगेंस्ट में कंप्लेंट दर्ज करा सकती है। हाँ, यदि बैंक इंफॉर्मेशन के बाद उसको काटती है तो आपका क्लेम नहीं बनता है। फेल्ड एटीएम ट्रांजेक्शन, आजकल आप देखते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं और एटीएम के थ्रू यदि आपने कोई ट्रांजेक्शन करा है और वो फेल हो गया है, बैंक को आपने इंटीमेट करा है, उसके बाद भी बैंक उस ट्रांजेक्शन को एंटरटेन नहीं करती है और आपकी उस कंप्लेंट को रिजॉल्व नहीं करती है, तो आप उस बैंक के अगेंस्ट में अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। कई बार हमने ऐसा देखा है कि कस्टमर जो होता है वो एटीएम में जाते हैं, एटीएम से पैसा विड्रॉ करते हैं, उनके पास मैसेज आता है कि पैसा विड्रॉ हो चुका है, उनके अकाउंट से पैसा डिडक्ट होता है, लेकिन फिजिकल फॉर्म में मनी नहीं निकलती है। तो ऐसी कंडीशन में कस्टमर को इंटीमेट करना पड़ता है बैंक को कि ऐसा मेरे उसमें ट्रांजेक्शन नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में उसके अकाउंट में वापस वो पैसा क्रेडिट होना चाहिए और वो नहीं होता है, तो आप उसके लिए कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। लोन एक्सेस ईएमआई डेबिटेड चार्जिंग हाई रेट इंटरेस्ट, अभी जो कोविड-19 की पैंडेमिक कंडीशन है, जिसमें गवर्नमेंट ने भी कई रूल्स बनाए हैं ईएमआई को लेकर, जिसमें उसको रिलैक्स किया गया है। तो यदि आपकी ईएमआई नॉर्मल कंडीशन में एक्सेस ईएमआई काट ली जाती है या इस पर टर्म्स एंड कंडीशन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगना था उससे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि चार्ज कर लिया जाता है, तो आप बैंक के अगेंस्ट जा सकते हैं। टीडीएस डिडक्टेड, आम व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी थोड़ी कम होती है कि यदि फॉर्म 15H और 15J यदि आप बैंक में भर के दे देते हैं, तो वो एक तरीके का डिक्लेरेशन है कि आप टैक्स एसएससी की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ऐसी कंडीशन में आपने फॉर्म 15H और J भर के दिया, उसके बाद भी बैंक टीडीएस कर देती है, तो आप बैंक के अगेंस्ट जा सकते हैं, क्योंकि 15H और J के बाद ये आपका एक डिक्लेरेशन है कि आपकी जो इनकम है, जो आपकी टोटल इनकम है, वो लेस देन टैक्सेबल इनकम है, तो आपका कोई भी टीडीएस नहीं बनता। लेकिन फिर भी मैं कस्टमर्स को बताना चाहूंगी कि इसके बावजूद भी यदि टीडीएस हो जाता है या आपने फॉर्म्स नहीं भर के दिया है और टीडीएस हो गया है, तो आप बैंक से उसका सर्टिफिकेट ले लीजिए और सर्टिफिकेट लेके आप उसके रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसीज इशूड विदाउट कंसेंट, कई बैंकिंग कंपनीज होती है, उनकी अपनी एक इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है या किसी इंश्योरेंस कंपनी से उनका टाई अप हो जाता है, वो अपने क्लाइंट को ऑटोमेटिक बिना उनकी कंसर्ट लिए उनको पॉलिसी इशू कर देती है और उसका प्रीमियम उनके अकाउंट से डेबिटेड हो जाता है। ऐसी यदि कंडीशन है तो आप बैंक के अगेंस्ट में अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। नेक्स्ट सेक्टर है ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। तो सेल ऑफ डॉक्टर सैंपल, सेल ऑफ एक्सपायर्ड मेडिसिन, यदि आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, वहां आपने मेडिसिन खरीदी है और आप मेडिसिन की
इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली आपको चेक करना है। यदि वो सैंपल की मेडिसिन आपको सेल कर रहे हैं या एक्सपायर्ड मेडिसिन सेल कर रहे हैं, तो आप उस मेडिकल स्टोर के अगेंस्ट में कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। चार्जिंग मोर देन एमआरपी, इसी तरीके से एमआरपी से अधिक भी यदि चार्ज करे हैं तो भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। हाँ, एमआरपी से कम पर चार्ज करके आपको दे सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा पर वो चार्ज नहीं कर सकते हैं। लेस क्वांटिटी इन पैक्स, कई बार ये कंडीशन देखने को मिलती है कि पिल्स का पैकेट होता है, उसके अंदर फिर बाहर मेंशन होता है कि इसके अंदर 50 गोलियां हैं, और जब हम उसको देखते हैं तो उसमें लेस क्वांटिटी उसके अंदर निकलती है। तो ऐसी कंडीशन में आप मेडिकल स्टोर को इंटीमेट करें। यदि वो आपको नहीं इंटरटेन करते हैं, वो आपको आपकी बात को कन्विंस नहीं करते हैं, तो आप उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। रिएक्शन एलर्जी विथ कॉस्मेटिक्स, कई तरीके की कॉस्मेटिक्स होती है जिनसे आपको रिएक्शन हो जाए, एलर्जी हो जाए, तो आप उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। इनकम्प्लीट मैंडेटरी डिक्लेरेशंस, मेडिसिन में उसके कंटेंट के संबंध में पूरी डिक्लेरेशन होना चाहिए। यदि डिक्लेरेशन में कहीं भी कुछ कमी है जो कि उसके अंदर मेंशन होना चाहिए, जैसे आजकल कुछ रूल्स मेडिसिन में ये भी है कि वो आपको हिंदी में भी मेडिसिन का नाम लिखा होना चाहिए, साथ ही उसमें जो भी कंटेंट यूज हुए हैं उसकी क्वांटिटी लिखा होना चाहिए, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट, सब उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। यदि वो उससे कम है तो ऐसी कंडीशन में आप इसके अगेंस्ट में कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। नेक्स्ट सेक्टर है हेल्थ के इशू में। आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 में बड़ी ही परेशानी का दौर चल रहा है, और यहाँ हेल्थ इश्यूज को लेके काफ़ी अवेयरनेस लोगों में है। तो मैं इसके थ्रू कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगी कि टू नो डॉक्टर्स क्वालिफिकेशन एंड प्रोफाइल्स, कई पेशेंट होते हैं जो कभी-कभी दूसरे या रिलेटिव से पूछते हैं कि कौन-सा डॉक्टर अच्छा है, और वो उस डॉक्टर के पास चले जाते हैं, और वो फ्रीली उनसे नहीं पूछते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी प्रोफाइल क्या है। तो एज़ अ पेशेंट आपको पूरा राइट्स है कि यदि आप किसी नए डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं, तो आप उसकी प्रोफाइल और उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी लेने का पूरा हक है। टू नो प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन आपको दी जा रही है, कोई भी ट्रीटमेंट आपको दिया जा रहा है, तो आपको डॉक्टर से उसके बारे में जानकारी लेना है कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इससे क्या क्या बेनिफिट होगा, कब बेनिफिट होगा, आप पूरी जानकारी लेने का आपको हक है। कॉन्फिडेंशियलिटी, यस, ये मेजर पार्ट है कि यदि कोई पेशेंट चाहता है कि उसकी डिसीज के संबंध में डॉक्टर जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखे और किसी के साथ उसको डिस्कस ना करे या उसका नाम ओपन ना करे, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर की ये मोरल ड्यूटी है कि वो इस कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करे। यदि ये कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक होती है तो आप उसके अगेंस्ट में अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। मेडिकल रिकॉर्ड्स, केस पेपर्स, आप जब भी आपको लगेगा आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड और केस पेपर्स आप अपने मांग सकते हैं। यदि आप अंडर ट्रीटमेंट भी है तो भी आप इसको ले सकते हैं। राइट टू हैव सेकेंड ओपिनियन, जैसा मैंने आपसे कहा कि मेडिकल रिकॉर्ड आप अंडर ट्रीटमेंट है तो आप ले सकते हैं। यदि किसी कारणवश आपको रिकॉर्ड्स या केस पेपर्स प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं, तो आप उस हॉस्पिटल से, उस डॉक्टर से आप कह सकते हैं कि उसकी फोटोकॉपी उनको प्रोवाइड की जाए, ताकि आप सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं। तो ये आपको अपना राइट्स है कि आप डॉक्टर को खुल के भी बता सकते हैं कि आप सेकेंड ओपिनियन लेना चाहते हैं। डिटेल्स ऑफ बिल्स, कई बार मैंने देखा है कि कस्टमर्स जो होते हैं, पेशेंट जो होते हैं, जब रिलीव होते हैं तब वो डिटेल्स ऑफ बिल देखते हैं, लेकिन आपको डिटेल्स ऑफ बिल पहले भी आपको उसकी जानकारी लेने का हक है। आप पहले भी जान सकते हैं कि ये ट्रीटमेंट लेने पर कहाँ-कहाँ, कितना-कितना खर्च होगा, और उसके बाद भी कहाँ खर्च हुआ है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेने का आपको अधिकार है। नेक्स्ट सेक्टर है एयरलाइंस। एयरलाइंस यदि डिले हो जाती है और लेस देन 24 आवर्स यदि एयरलाइंस डिले होती है और आप एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको एयरपोर्ट में मील और रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ये एयरलाइंस की ड्यूटी होगी। सेकेंडरी, यदि एयरलाइंस मोर देन 24 आवर्स यदि डिले हो जाती है और आप एयरपोर्ट पर है, तो ऐसी कंडीशन में एयरलाइंस आपको होटल एकोमोडेशन भी साथ में प्रोवाइड करेगी, और मील, रिफ्रेशमेंट और होटल एकोमोडेशन इसका कोई भी चार्ज वो आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ले सकती। सेकंड है कैंसिलेशन इन्फॉर्मेशन। यदि किसी कारणवश एयरलाइंस कैंसल हो जाती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन उसको 3 घंटे पूर्व आपको देनी पड़ेगी। यदि एयरलाइंस ने आपको 3 घंटे पूर्व इसकी कोई जानकारी नहीं दी है, तो ऐसी कंडीशन में आप कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकते हैं।
रिफंड, एयरलाइंस का टिकट यदि आप कैंसिल कराते हैं तो रिफंड के संबंध में जो रूल्स है वो ये है कि क्रेडिट कार्ड, यदि आपने अपना एयरलाइंस टिकट क्रेडिट कार्ड के थ्रू बनवाया है तो आप यदि उसको कैंसिल कराते हैं तो विद इन 7 डेज आपके अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट हो जाएगा। यदि कैश के थ्रू आपने टिकट लिया है तो ऐसी कंडीशन में आप एयरलाइंस ऑफिस में जाएंगे, ऑफिस में से आप क्या सीधे डायरेक्ट आप कैश से इमिडिएटली अपना पेमेंट ले सकते हैं। यदि आपने ट्रैवल एजेंट के थ्रू एयरलाइन टिकट बुक करा है और अब आप उसको कैंसिल कराते हैं तो रिफंड के लिए आपको एजेंट के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि एयरलाइंस और एजेंट के बीच का ये टाई अप है। एयरलाइंस एजेंट को पैसा रिफंड करेगी और एजेंट आपको वो पैसा देगा। अगला जो राइट है, कस्टमर कैन रिफ्यूज। कभी कभी कुछ कस्टमर्स होते हैं कि वो रिफंड के लिए क्लेम नहीं करते, वो उसको रिफ्यूज करते हैं। दैट मीन्स वो चाहते हैं कि जब भी वो आगे इस एयरलाइन से कहीं जाए तो वो उनका जो पैसा है उसको वो डिपॉजिट रख ले और नेक्स्ट उनकी फ्लाइट में उसको एडजस्ट कर दे, तो ऐसा भी किया जा सकता है। लॉस्ट, डैमेज, डिले ऑफ बैगेजेस। यदि एयरलाइन से आपने ट्रैवलिंग करी है, आपके बैगेजेस यदि लॉस्ट हो गए हैं, डैमेज हो गया है या कुछ चीज में आपके आने में डिले हो गया, तो ऐसी कंडीशन में आप एयरलाइंस के ऑफिस पे जाके PIR आप कलेक्ट करके आप अपने घर जा सकते हैं और कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकते हैं, तो आपको कंपनसेशन मिलेगा। PIR प्रॉपर्टी इरेगुलेटरी रिपोर्ट है जो कि एयरलाइंस के ऑफिस से आपको मिलेगा। इसका एक फॉर्मेट है वो बना हुआ है और इस फॉर्मेट के थ्रू आप कंपनसेशन के लिए भी क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्कूल एंड हायर एजुकेशन। कोविड-19 में आप सभी को मालूम है कि स्कूल और हायर एजुकेशन को लेकर समय समय पे कई गाइडलाइंस आती रहती है और आजकल ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू भी पढ़ाया जा रहा है। इसमें गवर्नमेंट ने कई चेंजेस भी करा है, जैसे कि उन्होंने बच्चों की स्कूल फीस और के बारे में रिलैक्स किया है कि सिर्फ ट्यूशन फीस के अलावा कोई और फीसेस चार्ज नहीं की जाएगी। इस तरीके से नॉर्मल कंडीशन में स्कूल और हायर एजुकेशन के संबंध में स्टूडेंट को और उनके पेरेंट्स, उनके गार्जियन के जो राइट्स है वो ये है कि एकेडमिक क्वालिटी एंड मैनेजमेंट इशू। किसी भी इंस्टीट्यूशंस की एकेडमिक क्वालिटी उसकी फैकल्टीज पर डिपेंड करती है। यदि वेल ऑफ फैकल्टी नहीं है, क्वालिफाइड फैकल्टी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप उसके अगेंस्ट में अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। मैनेजमेंट इशू जो रहेगा वो भी यहाँ पर आप उसके अगेंस्ट में अपनी कंप्लेंट ले सकते हैं। नॉट इशूइंग सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री। यदि आपने किसी इंस्टीट्यूशन से कोई डिप्लोमा कर लिया है, कोई डिग्री कर ली है और टाइमली आपको वो सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकते जिससे कि आपका फ्यूचर स्पॉइल हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में आप उस स्कूल, उस हायर एजुकेशन के अगेंस्ट में अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं ताकि टाइमली आपको वो डिग्री और डिप्लोमा आपको मिल सके। और यदि इससे आपको बहुत बड़ा लॉस होता है तो वो आपको कंपनसेट भी करेगा। इम्प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके भी कई तरीके के गाइडलाइंस है, जैसे स्कूल और हायर एजुकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके कि स्टेयर कितना होना चाहिए और किस तरीके के स्टेयर होना चाहिए, क्लासरूम एरिया होना चाहिए, प्लेग्राउंड होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर्स में किसी तरीके की कोई कमी है और उसके बावजूद भी वो फीस में उनको चार्ज करते हैं, तो आप उसके खिलाफ में अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि फीस में उन्होंने चार्ज नहीं करा है। ये एक बेसिक नीड्स है जो कि एक स्टूडेंट को रिक्वायर्ड है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रॉपर चाहिए। नॉट रिटर्निंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, कोर्ट ने भी इसके संबंध में कुछ रूलिंग दे रखी है कि आप किसी भी स्टूडेंट के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को अपनी कस्टडी में नहीं रख सकते हैं। आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और आपको उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसको रिटर्न करना पड़ेगा। यदि ऐसी कंडीशन में कोई इंस्टीट्यूशन अपनी कस्टडी में बच्चे के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख लेता है और बच्चे के मांगने पर नहीं देते, तो आप उस इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट में अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत भी बच्चों को, पेरेंट्स को, गार्जियन को अधिकार है कि वो अपने बच्चे के संबंध में स्कूल के रिगार्डिंग में कोई भी जानकारी निकाल सकते हैं। कई केसेस इस तरीके से देखने को मिले हैं कि बच्चों ने कहा है कि हमने पेपर अच्छा दिया, सब कुछ लिखा था, लेकिन मार्क्स कम आए। तो कई बार हमने देखा कि बच्चे राइट टू इंफॉर्मेशन के थ्रू अपने आंसर शीट को बाहर निकलवाते हैं और उसका इवैल्यूएशन कराते हैं और कोर्ट के थ्रू उनको रिलीफ भी मिला है। तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत है कि आपको ये अधिकार है कि आप अपने से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट को निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट सेक्टर है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्राहक किसी प्रोडक्ट को लेके यदि सबसे ज़्यादा जुड़ता है तो वो सबसे बड़ा उसका मीडियम होता है एडवर्टाइजमेंट। वो एडवर्टाइजमेंट से इम्प्रेस होता है और फिर उसके बाद वो उस प्रोडक्ट को खरीदने की ओर जाता हैगा। तो यदि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कोई फॉल्स क्लेम किया गया है या ड्रग और मैजिकल रेमेडीज कुछ आपको बताई गई है तो आप उस एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट में अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। फॉल्स क्लेम मतलब उन्होंने कहा कि आपको जो है 10 दिन में इससे रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं मिलता। मैजिकल रेमेडीज आपको कह दी जाती है कि आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे आप एकदम गोरे हो जाते हैं। इस तरीके के कुछ केसेस सामने को आए हैं। तो आप ऐसी कंडीशन में यदि कोई फॉल्स क्लेम हुआ है तो आप उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में, उस एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के अगेंस्ट में अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। नॉट गेटिंग बेनिफिट्स, प्राइस, गिफ्ट एज एडवर्टाइज। आजकल प्रोडक्ट के प्रमोशंस के लिए बाय वन गेट वन वाला डिस्काउंटिंग मेथड भी चलता है। तो यदि आपको ऐसा कोई बेनिफिट जो कि लिखा है लेकिन फिर भी नहीं मिलता है तो आप ऐसे बेनिफिट्स के लिए भी नहीं मिलने पर आप जो है वो क्लेम कर सकते हैं। तो बेनिफिट है, प्राइजेस है। जैसे कई बार इस तरीके से होता है कि यदि इस प्रोडक्ट को आप खोलेंगे तो इसके अंदर कुछ प्राइजेस आपके डले हुए रहेंगे और प्राइस यदि उसके अंदर नहीं डला है या गिफ्ट उसके अंदर कहा है और वो नहीं अवेलेबल है तो आप ऐसी कंडीशन में उसके अगेंस्ट में अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, जैसा कि किसी प्रोडक्ट के संबंध में आप सभी को मालूम है कि उसमें पूरी इंफॉर्मेशन लिखी होनी चाहिए और जैसे आईएसआई मार्क है। कभी कभी किसी प्रोडक्ट को लेकर जैसे कोविड-19 में दिया जाता है कि कई कुछ एडवर्टाइजमेंट में इस तरीके से भी क्लेम करते हैं कि डॉक्टर्स ने इसको रिकमेंड करा है कि आप इस तरीके के सोप को यूज़ करेंगे या इस तरीके के सैनिटाइजर को यूज़ करेंगे तो ये बेनिफिशियल है। यदि वो ऑथराइज्ड नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आप उसके अगेंस्ट में अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है फूड, बेड इन क्वालिटी एंड टेस्ट। यदि आप बाहर रेस्टोरेंट या होटल में आप या ऑनलाइन आपने बुक कराया है और आपको होम डिलीवरी होता है और ऐसा फूड जो है वो बेड इन क्वालिटी है या उसका टेस्ट जो है वो खराब हो चुका है तो ऐसी कंडीशन में आप उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट करा सकते हैं। ये आपकी भी मॉरल ड्यूटी है कि यदि आपके पास कोई फूड गलत आया है या वो खराब हो चुका है तो आप उसको इंटीमेट करें ताकि वो किसी और कस्टमर को वो इस तरीके का फूड को प्रोवाइड ना करे। इनकरेक्ट पैकिंग डिक्लेरेशंस, इनकरेक्ट पैकिंग डिक्लेरेशन का मेजर पार्ट जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है। जैसे कि आप देखते हैं दूध के कोई प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको विद इन 24 आवर्स में ही आपको यूज करना होता है। उसके अंदर डेट मेंशन होना कंपलसरी है कि ये इसकी पैकिंग डेट क्या थी। तो वो इनकरेक्ट यदि पैकिंग डिक्लेरेशन किसी तरीके का है और आपको लगता है कि ये फॉल्स है तो ये एज अ सोशल सर्विस आप इसके अगेंस्ट में कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम, यदि किसी फूड को लेने के बाद आपको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम होती है, वॉमिटिंग होता है, हेडेक होता है तो आप उस फूड प्रोवाइडर्स के अगेंस्ट में या फूड कंपनी के अगेंस्ट में अपनी कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हैं। पैक्ड फूड, ब्राउन ग्रीन मार्क नॉट प्रेजेंट। पैक्ड फूड होता है, आप सभी को इसके बारे में जानकारी है कि फूड पर एक तरीके का साइन डला होता है। ब्राउन दैट मीन्स नॉन वेज एंड ग्रीन वेजिटेरियन होता है। और इस तरीके से आजकल एक नया साइन और चला है जिसमें नॉन एनिमल प्रोडक्ट के लिए वीगन का एक साइन डला होता है। तो पैक्ड फूड पर ये साइन होना बहुत ज़रूरी है ताकि इसकी जानकारी कस्टमर को रहे कि ये वेज है कि नॉन वेज है कि वीगन है, ताकि उसके साथ कुछ भी फ्रॉड ना हो सके। होटल नॉन हाइजीनिक प्रीमाइसेस, यदि आपको लगता है कि आप जिस होटल में खाना खाने गए हैं वहाँ का जो प्रीमाइसेस है वो हाइजीनिक नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आप उस होटल के अगेंस्ट में अपनी कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हैं और उस होटल को इंटीमेट कर सकते हैं कि आप अपने प्रीमाइसेस को हाइजीनिक रखें। नेक्स्ट सेक्टर है शेयर एंड ब्रोकेज। आप सभी को मालूम है कि आज इस कंडीशन में देश की इकोनॉमी जो है वो पूरे से कोलैप्स हो चुकी है, जिसमें आप देखेंगे मेजर पार्ट शेयर्स का लेकर है। तो शेयर्स के संबंध में जो भी गाइडलाइन बनाई जाती है वो बनाई जाती है सेबी के द्वारा और आपको किसी
शेयर कंपनी के अगेंस्ट में कोई कंप्लेंट है और आपने सेबी को कंप्लेंट दर्ज कराई है और सेबी के द्वारा इस पे कोई रिस्पांस नहीं आया है, तो आप कंज्यूमर ऐप की ओर आ सकते हैं और इससे थ्रू अपनी कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हैं। डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, शेयर्स में जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, यदि वो उनकी सर्विसेज में किसी भी तरीके की कोई कमी होती है, तो आप उसके अगेंस्ट में भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। शेयर अलॉटेड नॉट शोइंग इन डीमैट एंड नॉन नॉट रिफंडेड। आप सभी को मालूम है कि आजकल सारे ट्रांजैक्शन ऑनलाइन के थ्रू होते हैं। यदि आप शेयर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो ऑनलाइन आप उसकी वैल्यूज को डेली चेक कर सकते हैं कि आज उसकी क्या वैल्यू है। यदि आपने कोई शेयर्स खरीदे हैं और आपने देखा कि वो आपके अकाउंट में अभी भी अलॉट नहीं हुए हैं, तो आप ऐसी कंडीशन में आप उसके लिए कंप्लेंट कर सकते हैं, या फिर आपने उसके रिडम्पशन के लिए कोई क्लेम करा है और पैसा आपको ड्यूरेशन में रिफंड नहीं होता, जैसे कि कुछ ड्यूरेशंस होते हैं कि विद इन 24 आवर्स आप जब भी उसको क्लेम करेंगे आपके अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा, तो वो नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप इसके अगेंस्ट में अपनी कंप्लेंट कंज्यूमर ऐप के थ्रू कर सकते हैं। मिसगाइडेड बाय ब्रोकर, बैंक एंड एजेंट, कई शेयर्स कंपनीज जो होती है उनके ब्रोकर्स होते हैं, बैंक के थ्रू भी शेयर्स बेचे जाते हैं, एजेंट के थ्रू भी जो कि पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं वो शेयर्स को बेचते हैं। यदि वो आपको मिसगाइड करते हैं, आपको बड़ी बड़ी बातें बनाकर आपको उस कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए मोटिवेट करते हैं, आप खरीद लेते हैं और आपको लगता है कि वो ऐसा उसके अंदर नहीं है, तो ये ऐसी कंडीशन में आप उस ब्रोकर, उस बैंक और उस एजेंट के अगेंस्ट में अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। हाँ, पर मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको मेंशन करना चाहूँगी कि शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, इनमें हमेशा मेंशन होता है कि ये मार्केट रिस्क पे चलते हैं। तो ये कस्टमर को भी अवेयर होना चाहिए कि उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को वो प्रॉपर्ली रीड करे और उसके बाद ही उसको खरीदे। फिर भी आपको यदि मिसलीड किया जाता है ब्रोकर, बैंक या एजेंट के द्वारा, तो आप कंज्यूमर एक की तरफ मूव कर सकते हैं। नॉन रिसिप्ट ऑफ मैच्योरिटी अमाउंट, यदि आपको बताया गया है कि जब आप इसको इन्वेस्ट करते हैं और आपको मैच्योरिटी अमाउंट इतनी मिलेगी और मैच्योर्ड होने पर, मैच्योर टाइम पीरियड होने पर वो अमाउंट यदि आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होती है, तो आप अब उसके लिए अपने कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं कि आपको बताया गया था कि इतना मैच्योरिटी अमाउंट था लेकिन वो आपको नहीं मिला। म्यूचुअल फंड के पेपर्स, आजकल पेपरलेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं, लेकिन फिर भी म्यूचुअल फंड्स के कुछ ऑनलाइन पेपर्स रहते हैं, आपके मेल पर आते हैं, ऑनलाइन आता है। यदि वो आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो आप उसके अगेंस्ट में अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। नेक्स्ट सेक्टर आता है इंश्योरेंस। डिले इन पॉलिसी डॉक्यूमेंट, आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, आप सभी को मालूम है कि कई तरीके की इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, मेडिक्लेम की होती है, गुड्स की होती है, थर्ड पार्टी होती है। कई तरीके के व्यक्ति इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं। यदि उन पॉलिसी आपने ले ली, आपसे वो अमाउंट भी क्रेडिट हो चुका, सारे डॉक्यूमेंट भी फिलअप हो चुके, आपसे साइन हो चुके, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट आपकी कस्टडी में नहीं दिए गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। डिलीवरी क्लेम अमाउंट, आपको यदि ये क्लेम अमाउंट के संबंध में भी इसी यही बात है कि आपसे कहा गया है कि यदि आपको इस तरीके का होता है और क्लेम आपको इतने मिलने के चांसेस है और क्लेम आपको नहीं मिलता है जैसा कि उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा था, तो आप उस इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट में अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। लेस क्लेम पास्ट, ये केसेस कई बार देखने को मिलते हैं कि क्लेम जो होता है वो कम पास किए जाता है जितना कि अमाउंट जितने आप क्लेम करते हैं और आपका राइट बनता है। तो ऐसी कंडीशन में कस्टमर्स को हमने कई बार देखा कि वो परेशान होते हैं और परेशान होने के बाद फिर वो उसको कंपनसेट करवाते हैं। रिजेक्शन ऑफ कैशलेस पॉलिसी ऑब्लिक क्लेम, कई बार हमने देखा कैशलेस पॉलिसीज आपको कह के दे दिया जाता है और आपकी कैशलेस पॉलिसी को रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर आपको क्लेम नहीं दिया जाता है। ऐसा कई बार हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में हमने देखा है कि बंदा जब हॉस्पिटल में एडमिट होने जाता है और ऐसी कंडीशन में यदि वो कैशलेस पॉलिसी लिए हैं और वो इन पॉलिसी के बाद भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और वो जिस तरीके का बताया गया था वैसा वहाँ पर नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में आप उस इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट में अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। फ्रॉडुलेंट इश्यूज, कई तरीके के फ्रॉडुलेंट इश्यूज इसमें आपको मिलते हैं जो वो फ्रॉड करते हैं और आपको वो इस तरीके का क्लेम दे देते हैं। तो ऐसे संबंध में भी कस्टमर को अवेयर होना चाहिए कि इन फ्रॉडुलेंट इश्यूज को लेके भी वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं।
नेक्स्ट सेक्टर है जीएसटी, चार्जिंग जीएसटी विदाउट जीएसटीएन नंबर एंड विदाउट प्रोवाइडिंग बिल। कई बार हमने देखा है कि जो कस्टमर है वो बाजार में गया, उसने माल खरीदा और दुकानदार ने जब बिना बिल के ही जब उससे पैसा लिया तो उस पर जीएसटी चार्ज कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में कस्टमर की मस्ट जो रिक्वायरमेंट है कि वो बिल जरूर ले उनसे, और ऐसी कंडीशन में जब वो बिल भी लेता है और बिल पे जीएसटीएन नंबर नहीं शो होता, उसके बाद भी जीएसटी चार्ज किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में कस्टमर उस दुकानदार के अगेंस्ट में अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। तो यहाँ दोनों चीजें आपको ध्यान देनी है कि एक तो बिल आपको लेना है और बिल में आपको चेक करना है कि जीएसटीएन नंबर उसके अंदर मेंशन है या नहीं। डबल टैक्सेशन, जीएसटी एंड वेट बोथ। कई बार कस्टमर्स को मिसलीड कर दिया जाता है दुकानदार द्वारा, वो ये जीएसटी भी ले लेते हैं और वेट, इस तरीके से डबल टैक्सेशन करके उनसे पैसा वसूल कर लिया जाता है। तो इसमें भी कस्टमर को अवेयर होना चाहिए कि किस तरीके का पैसा उनसे चार्ज किया जा सकता है। ट्रेडर कैन कंप्लेंट रिगार्डिंग ई-वे बिल एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। ई-वे बिल, चूंकि गवर्नमेंट की जीएसटी की ये पॉलिसी है कि यदि आप एक स्टेट से या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कोई माल को सेल करते हैं और उस गुड्स की जो कॉस्ट है वो मोर देन ₹50,000 है, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास ई-वे बिल होना कंपलसरी है, और ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वो ई-वे बिल आपका कभी भी चेक किया जा सकता है। तो एक तरीके के प्रोडक्ट पर एक ही ई-वे बिल ही लागू होता है। तो ट्रेडर को यदि इस ई-वे बिल के संबंध में कोई कंप्लेंट रहती है तो वो भी यहाँ पर कंज्यूमर ऐप के थ्रू अपनी कंप्लेंट को वो दर्ज करा सकता है। Now I will conclude as per this line कि कंज्यूमर ऐप जो है, इसमें मैंने आपको टोटल 10 सेक्टर्स को लेके कवर करा है। वैसे तो मैंने आपसे कहा है कि इसके अंदर 42 सेक्टर्स कवर होते हैं, पर मैंने इसमें मेजर जो है वो 10 सेक्टर को लिया है। तो कंज्यूमर ऐप जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज जो कि किसी कस्टमर की लाइफ और प्रॉपर्टी को लेकर यदि वो हार्मफुल है तो ऐसी कंडीशन में ये कंज्यूमर ऐप उसको हेल्प कर सकता है। Consumer are entitled to quick, easy and economical relief through app. Yes, ये मेजर पार्ट है कि इस ऐप के थ्रू जब भी आपके साथ आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आपके साथ गलत हो रहा है, तो आप एक इजी वे में, आपने देखा जैसे ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया कि इजीली आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आप क्विक उसके अंदर अपनी कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हैं, कोई उसमें पैसा उसमें चार्ज नहीं होगा, और आपको मैंने ये भी बताया है कि विद इन 15 डेज और मैक्सिमम 60 डेज में जो है प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का इस ऐप के थ्रू गवर्नमेंट ने अश्योर किया है। थर्ड है कंज्यूमर कैन ट्रैक देयर ग्रीवेंसेस। यस, कंज्यूमर ने यदि कोई कंप्लेंट अपनी रजिस्टर्ड कराई है तो वो कभी भी अपनी इस कंप्लेंट को ट्रैक कर सकता है कि ये कंप्लेंट आज किस पोजीशन पर पहुंची हैगी। तो कंज्यूमर कैन ट्रैक देयर ग्रीवेंसेस विद द हेल्प ऑफ दिस कंज्यूमर ऐप। It help in mutual trust in consumption of goods and services in consumption based economy. Yes, Indian इकोनॉमी जो है वो टोटली कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। यहाँ पर उपभोक्ता के जितना उपभोक्ता इसके अंदर खरीदता है वैसी ही इकोनॉमी यहाँ पर चलती है। तो ये एक उपभोक्ता और दुकानदार के बीच की एक म्यूचुअल ट्रस्ट है। तो यहाँ कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, इसलिए यहाँ पर कभी कभी कस्टमर्स के साथ फ्रॉड हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में वो कंज्यूमर ऐप के थ्रू वो अपनी बात को रख सकता है। कंज्यूमर ऐप के अंदर आप उसका फ्रंट पेज देखेंगे तो मैं ये 2 लाइन जो महात्मा गांधी जी की कही हुई है मैं वो यहाँ दोहराना चाहूंगी कि कस्टमर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट विजिटर, नॉट आवर प्रीमाइसेस, ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अस, वी आर डिपेंडेंट ऑन हिम। ये बहुत ही अच्छा कोटेशन इस कंज्यूमर ऐप के फर्स्ट पेज पर आपको देखने को मिलेगा। मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहूँगी, ये वेब साइट है ग्राहक सेवा की, और साथ ही में ग्राहक पंचायत की ये एड्रेस है जो कि पहला जबलपुर का, दूसरा इंदौर का और तीसरा भोपाल का है। हर कस्टमर को ये एड्रेस अपने पास नोट करके रखना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर आप कभी भी इस ऑफिस में जाकर अपनी परेशानी यहाँ पर साझा कर सकते हैं और अपनी कंप्लेंट यहाँ पे भी दर्ज करा सकते हैं।
Thank you. And questions are most welcome. I'm waiting your questions. Yes. पहला क्वेश्चन मेरे पास आया है मिस्टर सचिन सोनी मंदसौर से। सोनी जी का क्वेश्चन है कि कंज्यूमर ऐप के साथ साथ क्या कंज्यूमर कोड भी जाया जा सकता है? यस यस सोनी जी, यदि आप कंज्यूमर ऐप में अपनी कंप्लेंट दर्ज करा रहे हैं और उसके साइमल्टेनियसली आप कंज्यूमर कोड भी जाना चाहते हैं तो आप दोनों जगह एक साथ जा सकते हैं। अगला प्रश्न है बैतूल से एडवोकेट अंश आर्या जी का। अंश आर्या जी का प्रश्न है कि कोविड-19 की इस परिस्थिति में यदि किसी व्यक्ति के पास मेडिक्लेम पॉलिसी है जिसमें इस बीमारी को कवर किया जाता है, इसके बावजूद भी यदि हॉस्पिटल उसे एडमिट करने से इनकार कर देता है तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। यस अंश आर्या जी, यदि किसी व्यक्ति के पास मेडिक्लेम पॉलिसी है और ऐसी कंडीशन में यदि कोविड कि कोरोना वायरस की उसकी बीमारी को भी उसके अंदर कवर किया जाता है और हॉस्पिटल उसको एडमिट नहीं करता, तो ऐसी कंडीशन में आप उस हॉस्पिटल के अगेंस्ट में कंज्यूमर ऐप के थ्रू अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगी कि यदि आपको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया है, एज़ अ पेशेंट एडमिट कर दिया, लेकिन जब पेमेंट की बारी आती है, जब क्लेम की बारी आती है और इंश्योरेंस कंपनी यदि क्लेम नहीं कर देती है आपको, तो ऐसी कंडीशन में आप उस इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट में भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली से अंकुश काकड़ जी का ये प्रश्न है कि हमने हाल ही में किराना ऑनलाइन बुलाया है और हमने देखा कि वस्तुओं का मूल्य भी अधिक लगा और उसकी क्वांटिटी भी कम लगी। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है? हाँ अंशुल जी, यही एक मेजर प्रॉब्लम है जिसको लेके अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने यहाँ पर ये वेबिनार भी आयोजित किया गया है, क्योंकि कई बार ग्राहकों का शोषण इस दौरान हो रहा है। यदि आपके साथ ऐसा होता है कि आपने किराना ऑनलाइन बुलाया है और यदि उसकी क्वांटिटी कम मिली या उसका रेट ज़्यादा लगाया है, तो आपको ऐसी कंडीशन में उस बिल को ध्यान से सँभाल के रखना है। और आप उस बिल का, जैसे मैंने आपको जब ट्यूटोरियल बताया था तो मैंने बताया था कि आपको अपलोड डॉक्यूमेंट वाला जो पार्ट है वो मेजर पार्ट पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। आपको वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने में वो बिल लगाना पड़ेगा और साथ में उसका जो है उसकी कंप्लेंट आप दर्ज कराएँगे, तो कंज्यूमर ऐप उसको ज़रूर एंटरटेन करेगा। अगला प्रश्न जो है वो पेरिस से विशाल जैन, जो कि वर्तमान में जयपुर में हैं। विशाल जी का प्रश्न है कि कोविड-19 की इस परिस्थिति में गवर्नमेंट ने ईएमआई को लेकर रिलैक्सेशन दिया था। इसके बावजूद भी हमारी ईएमआई हर महीने डिडक्ट हो रही है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। वैसे तो गवर्नमेंट ने जब इसको निकाला था कि 3 महीने की ईएमआई सबकी रिलैक्स की जाएगी, डिडक्ट नहीं की जाएगी। लेकिन मैं यहाँ विशाल जी आपको थोड़ा-सा आगाह करना चाहूँगी कि उस गाइडलाइन को आप अच्छे से देखें, तो उस गाइडलाइन में ये लिखा है कि आप जो है आपको ऑनलाइन इसके थ्रू ही बताना पड़ेगा कि आपकी ईएमआई को डिडक्ट ना किया जाए, तो आपको ये एक एप्लीकेशन अपने बैंक को देनी पड़ेगी। तो बैंक को आप एप्लीकेशन ऑनलाइन दे सकते हैं, मेल के थ्रू दे सकते हैं, एसएमएस के थ्रू दे सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू आप दे सकते हैं। तो आप वहाँ पे कह के उनसे ईएमआई को स्टॉप करा सकते हैं और आपकी वो ईएमआई आगे वाली ईएमआई में एडजस्ट हो सकती है। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि कस्टमर ने इस तरीके की नहीं करी और उन्होंने सोचा कि ऑटोमेटिक जो है वो माइनस होनी थी। तो ये ऐसा नहीं होना था, वो जो नॉर्मल रूटीन है वो तो वैसी ही उसके अंदर चलनी थी।
अगला क्वेश्चन है इंदौर से पत्रकार श्री कन्हैया बागोरा जी का। उनका ये प्रश्न है कि वर्तमान परिस्थिति में जो फ्लाइट कैंसिल हो गई, तो ऐसी स्थिति में एयरलाइंस पर हम कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकते हैं क्या? जी बागोरा जी, मैं आपका थोड़ा सा ध्यान देना चाहूंगी यहाँ पर कि फ्लाइट के संबंध में मैंने आप लोगों को एयरलाइंस के रूल्स बताए थे कि कैंसिलेशन यदि होते हैं और ऐसी कंडीशन में आपको इंटीमेट नहीं किया जा सकता तो आप कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ और रूल्स ये भी है कि यदि कुछ नेचुरल डिजास्टर की वजह से या कोई गवर्नमेंट पॉलिसी की तरह की ओर से या कोई और इमरजेंसी की वजह से यदि ऐसी कोई कंप्लेंट एयरलाइंस कैंसिल होती है तो आप ऐसी कंडीशन में कंपनसेशन के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है घनश्याम सिंह जी का, क्या ऑनलाइन कंप्लेंट हो सकती है उपभोक्ता फोरम में? जी हाँ, ये मैंने आपको मोबाइल ऐप के बारे में ही बताया है। ये सारी कंप्लेंट ऑनलाइन ही होगी। आप ऑनलाइन ही अपनी कंप्लेंट यहाँ पर दर्ज करा सकते हैं। अगला एक क्वेश्चन है नीमच से मधुर गोयल जी का। ये प्रश्न है कि कंज्यूमर ऐप में की गई शिकायत को हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं? जी, आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि जब आप शिकायत यहाँ पे दर्ज कराते हैं तो आपकी शिकायत के साथ एक डॉकेट नंबर आपको उसके अंदर दिया जाएगा। तो आप कभी भी इस ऐप के थ्रू इसको अपनी शिकायत को ट्रैक कर सकते हैं, जिसमें डॉकेट नंबर और रजिस्टर्ड नंबर को आप देख सकते हैं। और क्या है? और किसी का है? और अंत में मैं आप सभी श्रोतागणों की आभारी हूं जिन्होंने इतने धैर्यपूर्वक सुना है। साथ ही मैं आभारी हूं अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत एवं इस वेबिनार के संरक्षक श्री दिनकर जी सबनीस और आयोजन समिति एडवोकेट कुशल जी गोयल और उनकी टीम के, जिनके अथक प्रयासों से यह सामाजिक कार्यक्रम आयोजित हुआ है। चूंकि क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कमेटी के थ्रू आप क्वेश्चंस अपने पुट अप कर सकते हैं, या फिर मैंने जो एड्रेस आपके बीच शेयर करे हैं आप वहां से व्यक्तिगत तौर से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोरोना वायरस की इस विश्वव्यापी महामारी में हर जीव मात्र के सुखी एवं स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए मैं इस संकट से उभरने वाली शकील आजमी की दो पंक्तियां को दोहराकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।